मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बच्चों, आज की जो ये ऑनलाइन वीडियो क्लास होने जा रही है ये क्लास 9th की है, अर्थात कक्षा 9वीं की ये हमारी आज की कक्षा होने जा रही है। और इसमें मेरा जो सब्जेक्ट है वह है हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों? हिंदी। और हिंदी के अंतर्गत हमारे कौन कौन सी बुक्स है, किस प्रकार से हमारा व्याकरण का जो है पाठ रखा गया है और कौन कौन सी बुक में कौन कौन से चैप्टर है वो आज हम इस कक्षा में जानेंगे। तो बच्चों, हम आगे की जो क्लासों में है अपना जो व्याकरण का पाठ है और हमारी जो बुक्स इसमें सिलेबस में पाठ्यक्रम में रखी गई है उन्हें जानेंगे और समझेंगे। तो इन्हें जानने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि कक्षा 6 से लेकर 12th तक जो है केवल 10th और 12th को अर्थात 10वीं और 12वीं को छोड़ करके हमारा सारा जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। अर्थात अब हमारा सिलेबस जो है NCERT का लागू हो चुका है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आप जो भी है मार्केट में नई बुक आई है उन्हें आप खरीद लीजिएगा। और व्याकरण वाला जो पार्ट है वो हम लोग जो है टीचर है या मैं जो हिंदी में लेक्चरर हूँ वो आपको करवाऊंगी, आपको अध्ययन करवाऊंगी। तो बच्चों, हमारे जो बुक है वह आई है क्षितिज और कृतिका। तो ये दो बुक हमारे पाठ्यक्रम में हैं और तीसरी है हमारे व्याकरण। लेकिन इनको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस है ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वह किन भागों में कितने भागों में बटा हुआ है। तो बच्चों, हमारा जो सिलेबस है वो पाठ्यक्रम है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला तो है हमारा पाठ 1 जिसमें हमारे क्षितिज नाम से पाठ्य पुस्तक है और दूसरी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वो ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखी है बच्चों कृतिका। कौन सी पाठ्य पुस्तक है? कृतिका। और तीसरे नंबर पे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है अर्थात जो हमारी किताब है वो है व्याकरण। तो बच्चों, आपको 2 किताबें तो खरीदना मार्केट से बाज़ार से खरीदना अनिवार्य है, क्योंकि जब हम किताबें खरीदेंगे तभी हम उनमें से अपने चैप्टर जो है पार्ट है लेसन है वो रेगुलर हम पढ़ पाएंगे, उनका अध्ययन कर पाएंगे। क्योंकि आगे की जो क्लासें हैं वो भी हमारी ऑनलाइन ही होगी और उन क्लासों में जब मैं आपको गद्यांश है, पद्यांश है, कृतिका से पाठ है वो मैं सारे आपको पढ़ाऊंगी। तो आपके पास भी बुक होनी चाहिए, क्योंकि जब बुक होगी तभी आप उसमें से अपने चैप्टर पाठ पढ़ पाओगे और जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको करने के लिए दूंगी वो नोटबुक में आपको बुक से ही करने होंगे। तो एक तो आप जो है क्षितिज है NCERT की बुक और एक है 9th क्लास की कृतिका। ये दोनों बुक जो है मार्केट से आप खरीद लीजिएगा। और व्याकरण जो है वो मैं खुद आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है हम बात करते हैं आज अपने पाठ्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों, मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर सारा सिलेबस जो है आपका पाठ्यक्रम है वह उतारा है। तो सबसे पहले मैं जो है क्षितिज बुक के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। हमारी जो क्षितिज भाग फर्स्ट पाठ्य पुस्तक है वो हमारे 10th में भी चलती है, लेकिन 10th में अर्थात 10वीं क्लास में जब आओगे तो केवल एक ही बुक रहेगी क्षितिज। और 9th में हमारे कक्षा 9 में 2 बुक है क्षितिज और कृतिका। तो क्षितिज में से बच्चों कुल 17 लेसन, कुल 17 पाठ हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। तो इन पाठों का जो परिचय है, जो शीर्षक है, टाइटल है वो मैं आपको बता देती हूँ और समझा देती हूँ। तो क्षितिज बुक में भी बच्चों हमारा जो सिलेबस है वो 2 भागों में या 2 खंडों में बटा हुआ है। पहला जो खंड है, पहला जो हमारा भाग है वो गद्य भाग है और दूसरा जो हमारा भाग है बच्चों वह पद्य भाग है। तो गद्य भाग के अंतर्गत हमारे टोटल 8 पाठ रखे गए हैं और वो ही हमारे टोटल 8 पाठ पद्य भाग में रखे गए हैं। अर्थात क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है उससे हम कुल जो है 17 पाठों का अध्ययन करेंगे। तो पहला पाठ है यहाँ पर देखो 2 बेलों की खता। पहला जो हमारा लेसन है बच्चों वह है 2 बेलों की खता। और 2 बेलों की खता आपने पहले भी अपने छोटे क्लासों में आपने रीड की होगी, पढ़ी होगी। यह पाठ जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, जिसके अंतर्गत 2 बेल है उनकी स्टोरी बताई गई है। फिर उसके बाद में दूसरा जो है ये है हमारा लहासा की ओर। लहासा की ओर यह राहुल
साकृति ING का पाठ है और यह बच्चों यात्रा वृत्तांत है। अर्थात इसमें जब राहुल जी ने यात्रा की थी तो उस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने जो भी अनुभव हुए उनका वृत्तांत, सारा विवरण जो है, वर्णन जो है अपने ल्हासा की और यात्रा वृत्तांत में लिखा है। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, राहुल साकृति IN जो है वह घुमक्कड़ शास्त्र के रूप में, घुमंतु पर्वती के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। उनका सारा साहित्य घुमक्कड़ शास्त्र के रूप में जाना जाता है। और हिंदी में जो है राहुल साकृति IN ने सबसे अधिक यात्रा वृत्तांत लिखे हैं और इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने जीवन काल में सबसे अधिक यात्राएं की थी और इन्हें महापंडित के नाम से भी जाना जाता है। तो ल्हासा की ओर में हम इनकी यात्राओं का जो वर्णन है, ल्हासा की जो इनकी यात्रा है, इनका जो टूर रहा, उसके बारे में हम इनके एक्सपीरियंस, इनके अनुभव जानेंगे और समझेंगे। तीसरा बच्चों जो हमारा पाठ है वह है उपभोक्तावादी संस्कृति। उपभोक्तावादी संस्कृति। तो आज हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें कितना परिवर्तन आया है, कितनी भौतिकतावादी जिंदगी हम जी रहे हैं, वो इसमें सारा बताया गया है। फिर 4 नंबर पर पाठ है सांवले सपनों की याद। 5 नंबर पे हमारा पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते। तो यह पाठ बच्चों जो है व्यंग लेख है, अर्थात यह व्यंग्य है और यह व्यंग्य जो है वह हरिशंकर परसाई जी के द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने प्रेमचंद को माध्यम बना करके अपना व्यंग्यात्मक लेख लिखा है। फिर उसके बाद में बच्चों 7वें नंबर पे है एक कुत्ता और एक मैना। इस पाठ को हम देखेंगे। 8वें नंबर पर है नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। अर्थात उसका जो योगदान था, बलिदान था, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर देखो बच्चों, ये तो 8 पाठ जो है रेगुलरी हमारे क्षितिज में गद्य खंड में है, गद्य पाठ है। फिर पद्य भाग के अंतर्गत जब बच्चों हम देखते हैं तो हमें 9 से लेकर 17 तक पाठ देखने को मिलते हैं। अर्थात 9 से लेकर 17 तक हमारे पद्य के पाठ हैं, लेसन है, चैप्टर है। तो 9 नंबर पे हमारे जो है कबीरदास जी के पद है और इसमें बच्चों कबीरदास जी के दोहे या साखियाँ रखी गए हैं। और कबीरदास जी के बारे में बच्चों आप सभी जानते हैं कि ये एक संत कवि हैं और कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं में भी आपने इनके पदों को पढ़ा होगा। फिर उसके बाद में हम जो है ललपद नामक एक कवि है, उनके वाक अर्थात उनके पद को देखेंगे। 11 नंबर पर हम सवैये, और सवैये के लिए आपको पता है कि सवैये जो है सबसे ज़्यादा किसने लिखे हैं? रसकान जी ने लिखे हैं। तो हम इसमें रसकान जी के सवैयों को बारे में जानेंगे और समझेंगे। और इनके जो सवैये हैं उनमें हम कृष्ण जी से रिलेटिव जो इनके बात है, विचार है, उनकी कृष्ण भक्ति है, उनसे युक्त दोहे देखेंगे। फिर 12 नंबर पे बच्चों है कैदी और कोकिला, यह कविता है। और फिर 13 नंबर पर सुमित्रानंद पंत की कविता है ग्रामश्री, उसको देखेंगे। 14 नंबर पे जो है मेघ आए पाठ को देखेंगे। 15 नंबर पर यमराज की दशा पद्य पाठ देखेंगे। 16 नंबर पर केदारनाथ अग्रवाल की चंद्रगहना से लोड़ती वेर, इस पाठ को हम देखेंगे। और लास्ट 17 नंबर पर जो पद्य खंड है उनमें हम बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पाठ को हम देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मेरे कहने का अभिप्राय है कि 9th क्लास में हमारे 2 बुक चलेगी, क्षितिज और कर्तिका, और क्षितिज में हमारे गद्य और पद्य में टोटल 17 पाठ हम जो है पढ़ेंगे। इसके बाद में जो मैं इंट्रोडक्शन जो दे रही हूँ वह कर्तिका का दे रही हूँ। तो बच्चों कर्तिका जो है एक छोटी सी पतली सी ही पाठ्य पुस्तक है, लेकिन उसमें सारे पाठ बहुत ही बड़े बड़े हैं और सारे पाठ जो है वह टोटल संख्या में जो है लगभग 6 पाठ है। तो हम 6 पाठों का अपनी कर्तिका पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो पहला तो इसमें जो है यहाँ पर आप देखिए इस जल प्रलय में पाठ है और यह पाठ जो है बच्चों फणीश्वर रात रेणु द्वारा रचित है। और फणीश्वर रात रेणु जो है उन्होंने इस जल प्रलय में जो है बाढ़ के बारे में वर्णन किया है। दूसरा है मेरे संग की औरतें, यह जो है मृदुला गर्ग के द्वारा रचित है, लेखिका के द्वारा रचित है। फिर तीसरा है रीढ़ की हड्डी,
इसमें जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था में आए भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। 4 नंबर पर माटी वाली ग्रामीण परिवेश का चित्रण है। 5 नंबर पर सड़क सुरक्षा वाला पाठ है और इस पाठ में हम सड़क से चलते समय, सड़क पर जो है यात्रा करते समय किस तरीके से अपनी सुरक्षा करें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें, यह हमें देखने को मिलेगा। और देखो बच्चों, कक्षा 6, 7 और 8 में भी सड़क सुरक्षा और परिवेश गतीय सजगता को रखा गया है। फिर नंबर 6 पर जो है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, यह पाठ रखा गया है जिसे हम जानेंगे और समझेंगे, जिसमें लेखक बता रहा है कि हिंदी में मैं किस तरीके से आया, अर्थात मैंने हिंदी में किस तरीके से अपना पहला जो लेखन कार्य है वो लिखना शुरू किया। तो बच्चों, कर्तिका में कुल 6 पाठ है जो लेखक और लेखिकाओं के द्वारा लिखे गए हैं। सारे इसमें ये गद्य पाठ है, इनको हम अच्छी तरीके से जानेंगे और समझेंगे। और इसके बाद में जो है हम व्याकरण वाला पाठ लेते हैं। तो बच्चों, व्याकरण का हमारा जो पाठ है उसमें हम देखते हैं कि अपठित बोध अर्थात अपठित गद्यांश और पद्यांश है। वह गद्यांश और पद्यांश जो कभी भी हमने अपने जीवन में नहीं पढ़े हैं और वो हमारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब जब पढ़े हुए पैराग्राफ आते हैं तो हम उनके आंसर कर सकते हैं, लेकिन बच्चों जब कभी भी हमने रीड नहीं किया है, अध्ययन नहीं किया है, वो पैराग्राफ आ जाते हैं, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो, तो कैसे हम उन्हें पढ़ें, उनके क्वेश्चन आंसर करें, प्रश्नोत्तर करें, वो हम अपठित गद्यांश और पद्यांश में जानेंगे। फिर इसके बाद में बच्चों कक्षा 6 से लेकर 8 तक हमने जो व्याकरण पढ़ी थी उसी को ही हमें विस्तार से जानना है। तो बच्चों, इसके अंतर्गत हम संज्ञा के बारे में जानेंगे, सर्वनाम के बारे में जानेंगे, संधि के बारे में जानेंगे, फिर उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय जो है वह नए शब्द और शब्दांशों से मिलकर जो क्या है नए शब्दों की रचना करते हैं और नए नए शब्द व्याकरण में बनाते हैं। फिर इसके बाद में हम समास को जानेंगे कि समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। फिर अपोजिट वर्ड अर्थात जो विलोम शब्द हैं उनको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। फिर पर्यायवाची शब्द को जानेंगे, फिर विलोम शब्द और वाक्य शुद्धि को, शब्द शुद्धि को जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बच्चों वाक्य जो है उसमें लिंग है, वचन है, काल है, कारक है, अवयव है आदि से संबंधित काफ़ी सारी अशुद्धियाँ आ जाती है। तो उन अशुद्धियों से किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से हम शब्दों को शुद्ध करें, वाक्य को शुद्ध करें, वो सब हम अपने इस शब्द और वाक्य शुद्धि पॉइंट के अंदर, टॉपिक के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में बच्चों हमारा जो टीचिंग का पॉइंट रहेगा वो रहेगा वर्ण विचार, अर्थात हमारे वर्ण कौन कौन से हैं, तो इसको हम विस्तार से जानेंगे। क्योंकि जो बच्चों हमारी सारी जो व्याकरण है, सारी जो हमारी भाषा है वो वर्णों के ऊपर ही टिकी हुई है। और वर्ण के बारे में आप 6ठी क्लास से ही पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं कि हमारे मुँह से जो ध्वनियाँ निकलती है उन ध्वनियों को जब हम लिख देते हैं तो वही क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। फिर वर्ण के भी बच्चों हम जानते हैं कि 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, और कुल स्वर और व्यंजन। और ये वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या टोटल कुल जो संख्या है 44 है, जिसमें 11 तो हमारे स्वर है और 33 हमारे व्यंजन हैं। और फिर इसके बाद में वर्ण की संख्या कितनी है, हमारे स्वर कौन कौन से हैं, हमारे व्यंजन कौन कौन से हैं, और इसके अलावा इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, अर्थात हमारे वर्णों का उच्चारण कौन कौन से उच्चारण स्थलों से होता है और किस तरीके से होता है, वो सब हम जानेंगे। जैसे कि कंठ है, तो कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंते है, ओष्ठे है, वतर से है, कंठ तालु है, दंते ओष्ठे है आदि सभी उच्चारण स्थलों के माध्यम से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो सब हम वर्ण विचार में जानेंगे और समझेंगे। फिर लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, फिर वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को जानेंगे। फिर वाक्य की रचना जिसके अंतर्गत हम सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है आदि को भी जानने का प्रयास करेंगे। फिर अलंकारों के बारे में जानेंगे। तो अलंकार के अंतर्गत मैं आपको बता देती हूँ बच्चों,
कि आज तक छोटी क्लासों में हमने अलंकार नहीं देखे थे, लेकिन 9th क्लास से हमारे व्याकरण के अंतर्गत अलंकार आ चुके हैं और ये अलंकार हमारे जो पद्य पाठ है उनमें भी हमें देखने को मिलेंगे और अलंकारों को भी हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। तो अलंकार बच्चों मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको कि अलंकार कहते किसे हैं। देखो बच्चों कि जिस प्रकार हमारे घर में औरतें होती है, स्त्रियाँ होती है, वो सजती है और संवरती है और सजने संवरने के लिए वो और अधिक सुंदर दिखे इसके लिए गहनों का प्रयोग करती है, आभूषणों का प्रयोग करती है। अर्थात वो हाथ में चूड़ियाँ पहनती है, हार पहनती है, कानों में बालियाँ पहनती है, मांग टीका पहनती है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्त्रियाँ और अधिक सुंदर दिखने के लिए जिस प्रकार आभूषण और गहनों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार हमारा जो कवि है अपने लेखन को, अपने साहित्य को, अपने काव्य को अर्थात अपनी कविता को और अधिक सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। अर्थात आभूषणों को ही अलंकार कहा जाता है। लेकिन काव्य में जो अलंकार होते हैं बच्चों, उसमें भी अलग अलग चीज़ें होती है। उसमें देखो रस भी होता है, छंद भी होता है, शब्द शक्तियाँ भी होती है, काव्य के गुण भी होते हैं। इसके अलावा जो है उसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेकिन अलंकारों का भी काव्य में बहुत अधिक महत्व होता है और अलंकार भी दो प्रकार के होते हैं, शब्दार्थ अलंकार और अर्थालंकार। क्योंकि अलंकारों के माध्यम से कवि काव्य में सौंदर्य या चमत्कार ला देता है। तो हम अलंकारों में प्रमुख अलंकार है जैसे अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है आदि सभी अलंकारों को जानने और समझने का प्रयास हमें करेंगे। इसके बाद में देखो बच्चों, इसमें राइटिंग का अर्थात लेखन से संबंधित कुछ बिंदु लिए गए हैं, उनको हमें जानेंगे, जिसमें निबंध लेखन है, पत्र लेखन है और संवाद लेखन है। यह तीन जो है चीज़ें हमारे कोर्स में, तीन टॉपिक हमारे कोर्स में रखे गए हैं। तो निबंध जिसे बच्चों इंग्लिश में कहते हैं एसे राइटिंग। तो निबंध में किस तरीके से हम निबंध लिखेंगे, निबंध हमारे पेपर के अकॉर्डिंग कितने शब्दों का होना चाहिए, निबंध में हम प्रस्तावना किस तरीके से लिखेंगे, मुख्य जो बिंदु है उसके वो कैसे लिखेंगे, उपसंहार उसका किस तरीके से लिखेंगे, वो सब हम जानेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ हम परीक्षा उपयोगी कुछ निबंधों को भी जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम व्यक्तिगत और प्रार्थना पत्र है वो लेखन कैसे, उनका लेखन कैसे होता है वो जानेंगे। फिर संवाद लेखन को जानेंगे। तो बच्चों व्याकरण के अंदर भी काफ़ी सारे टॉपिक हमारे रखे गए हैं जिनको हम जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे कहने का अभिप्राय है बच्चों कि आपका जो पाठ्यक्रम है वह दो भागों में डिवाइड है, एक तो पाठ्य पुस्तक है और एक व्याकरण। लेकिन पाठ्य पुस्तकों में भी दो किताबें हैं, क्षितिज और कर्तिका। तो आपको बच्चों जो है क्षितिज और कर्तिका जो अपनी पाठ्य पुस्तक है वो पाठ्य पुस्तक आपको मार्केट से, बाजार से खरीदनी है, जिसमें NCERT का और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का लोगो लगा हुआ है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, मैंने ब्लैक बोर्ड पे ये सारा सिलेबस लिखा है। इस सिलेबस को आप देख के रीड कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। अब रही बात व्याकरण की, तो व्याकरण का जो सारा पोर्शन है, सारे जो टॉपिक है बच्चों मैं आपको करवाऊँगी। तो ये तो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आगे की जो मेरी क्लासें होगी उसमें मैं चैप्टर भी पढ़ाऊंगी और आपको व्याकरण भी करवाऊंगी। तो दो बुक जो है नोटबुक कॉपियां हैं आपको रखनी है। एक नोटबुक हिंदी ग्रामर होगी आपकी फर्स्ट, सेकंड नोटबुक सेकंड कॉपी आपकी जो है वो हिंदी की रहेगी। दो नोटबुक में आपको अपना सारा काम जो मैं PDF बनाकर दूंगी उस PDF से लेकर आपको काम करना है, क्वेश्चन के आंसर करने हैं। उसके बाद में उनको ऑनलाइन चेक भी किया जाएगा और साथ साथ बच्चों हमारे ऑनलाइन टेस्ट भी होते रहेंगे। तो इस तरीके से आगे की क्लासों में बच्चों आपका हिंदी का जो कोर्स है मैं करवाऊँगी और व्यवस्थित रूप से हम अपना सारा सिलेबस जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अब आप जो है मार्केट से अपनी किताबें खरीद ली है तो अच्छी बात है, नहीं खरीदी है तो आप अपनी बुक्स जो है खरीदेंगे और जैसे जैसे मेरे चैप्टर में पढ़ाती जाऊंगी आप उनका अध्ययन करेंगे और क्वेश्चन आंसर सारे कॉपी में करने के साथ साथ उनको बच्चों याद भी करेंगे।